नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं हूं अंजलि। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट उन सभी न्यू पेरेंट्स के लिए है जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं अपने न्यू बॉर्न बेबी को लेकर, जैसे कि उनका इम्यूनिटी बिल्डिंग कैसे किया जाए या फिर उनकी केयर कैसे की जाए। फीडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल न्यू पेरेंट्स के मन में होते हैं और भी कई सवाल हैं जो कि आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब आप तक मिल सके। और इसी के लिए हमने आज स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर अर्चना को, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं सर्वोदय हॉस्पिटल नोएडा में। उनके पिछले 15 साल के एक्सपीरियंसेस से आज हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे। ये मैक्स और फोर्टिस हॉस्पिटल से भी काफ़ी सालों से जुड़ी रही हैं और आज मुझे उन्हें इस स्टूडियो में बुलाकर बहुत खुशी हो रही है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना यहाँ आने के लिए। Thank you so much. Thank you so much. I am so grateful to be invited here and I am very happy. And सो डॉक्टर अर्चना, देखिए, जैसे जब भी एक नए बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ जन्म होते हैं बहुत सारे सवाल जो कि न्यू पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और आज हमने इसीलिए आपको अपने स्टूडियो में बुलाया है ताकि हम उन सवालों के जवाब उन तक पहुंचा सके। सबसे पहला और सीधा सवाल जो रहता है वो ये रहता है कि फीडिंग को लेकर लोग, जो पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं कि जो न्यू बॉर्न है उसको फीड कैसे कराया जाए। उसको लेकर आप क्या एडवाइस देंगी, क्या न्यू पेरेंट्स को समझाना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? बेसिकली सबसे पहले तो मैं देखिए आपको ये कहना चाहूँगी कि जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट वैक्सीन है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। इसी वजह से खासकर जब भी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको लास्ट ट्राइमेस्टर में हम उनको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहते हैं कि जैसे ही बच्चा होगा, वेदर वाया सीजेरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, एज सून एज पॉसिबल वी विल स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा है तो हम लेबर रूम में ही इनिशिएट करेंगे, एंड अगर सीजेरियन से हो रहा है तो हम जो होता है कोशिश करते हैं, अगर कोई मदर में कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम डायरेक्ट ओटी में ही जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब भी आप जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, जितनी जल्दी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीड होगा उतनी जल्दी जो होता है बच्चा भी प्रिपेयर होता है एंड मदर दोनों ही प्रिपेयर होती हैं। जब भी बेबी सक करता है तभी जो होता है दिमाग में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मदर्स को हेल्प करते हैं कि वो मिल्क निकले, एंड जब भी बच्चा क्राई करता है तो भी जो होता है स्पॉन्टेनियसली मिल्क निकलना शुरू हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस भी अगर देखा जाए तो 6 मंथ्स तक हमें अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क देना चाहिए एंड नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी गिवन। एंड अगर आप मदर्स मिल्क पिला रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसमें सारी चीज़ें बच्चे के लिए होती हैं जिसमें हमें कुछ भी ऐड या एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी दवा या सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर शुड नॉट बी गिवन, बिकॉज जो मदर का मिल्क होता है उसमें सारी चीज़ें होती हैं। इवन जो शुरू के 3-4 डेज में जो मिल्क आता है दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होता है वो बच्चों की लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को बनाए रखने में जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इवन आप बहुत सारी एलर्जिक डिजीजेज हैं, एजमा है, बाउल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, रैशेस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बच्चे मदर्स का मिल्क पीते हैं उनमें जो इम्यूनिटी फैक्टर्स की वजह से ये सारी बीमारियां उनको बिल्कुल भी नहीं होती हैं। एंड आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे मदर्स के मिल्क पीते हैं, मदर्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड रहते हैं 6 मंथ्स तक, वो उनका जो ब्रेन का ग्रोथ होता है वो भी बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू जो नॉन ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं। मदर अगर बेबी को फीड करा रही है तो ये मदर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज देखा गया है कि लॉन्ग टर्म इनको जो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी मतलब इनके रिस्क जो होता है बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाते हैं। एंड मदर भी बहुत जल्दी अपने आप को नॉर्मलाइज हो जाती है, बिकॉज जैसे ही जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग करती है यूट्रस भी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक होके वो नीचे आ जाता है जो पहले एब्डोमेन तक रहता है। तो मदर्स भी बहुत जल्दी अपने काम को एंड सारी चीज़ों को रिज्यूम कर सकती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिस्चार्ज पे हर पेशेंट को यही बोलती हूँ, अपने सारे पेशेंट्स को डिस्चार्ज पे एडवाइस करती हूँ कि देखो जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पी रहा है वो बीमार नहीं पड़ेगा। जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है वो क्यों ही बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसको हम कुछ भी अलग से जो होता है टॉप मिल्क नहीं दे रहे हैं, कोई भी बॉटल, सैनिटेशन, वाटर कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जब बच्चे में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध जा रहा है जो अमृत के बराबर है,
तो वो अगर जा रहा है तो ऐसे बच्चे बीमार ही नहीं पड़ते, दे आर कमिंग रूटीनली फॉर वैक्सीनेशंस ओनली। सो ये इम्पोर्टेंस, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर जो बच्चा कर रहा है वो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, अंडर 5 मोर्टेलिटी कम हो जाती है, एंड ये बच्चे आगे चल के जो होता है हमारा जो इवन जो यंग इंडिया या फ्यूचर ऑफ नेशन है, दीज चिल्ड्रंस हेल्प टू मेक अ गुड फ्यूचर ऑफ इंडिया ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस आपने बताया और फीडिंग का जो भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, टेक्निक्स कि कैसे जो है हम इनिशिएट कर सकते हैं, बट वहीं पर ना कुछ मदर्स ऐसी हैं जो सिजेरियन केसेस हम लोग देखते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ईजिली हो जाती है, 6 मंथ्स तक या उससे ज़्यादा भी ईजिली फीड किया जा सकता है, लेकिन जो सिजेरियन होता है उसमें कई बार ऐसे कुछ केसेस आते हैं जहाँ पर या फिर 2 मंथ्स के लिए या फिर 3 मंथ्स के लिए ही ईजिली ब्रेस्ट फीड कराया जाता है, बट उसके बाद उनको बॉटल्स पे आना पड़ता है। तो वो उस चीज़ को कैसे लें, या फिर उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगी, या उनको क्या फीडिंग प्रोसीजर जो है वो अपनाना चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, ब्रेस्ट मिल्क तो जो होता है अगर बेबी होगा तो वो आना ही आना है, और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड रहना है। आप अगर मदर मोटिवेटेड है कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा ही दूध पिएगा, क्योंकि और जो भी चीज़ वो जाएगी उसके मुंह में वो दैट इज़ लाइक अ पॉइजन टू देयर चाइल्ड। तो अगर मदर इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ रही है कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा ही दूध पिएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम, तो वो खुद ही मोटिवेटेड रहेगी, वो खुद भी नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर या कुछ और चीज़ देने की कोशिश करेगी। तो अगर मदर को लग भी रहा है कि 2nd-3rd मंथ से हम बॉटल फीड स्टार्ट करें, तो भी उनको हाईली हमें उनको मोटिवेट करते रहना है। कंटिन्यूस मोटिवेशन से जो होता है वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा करता है, दैट इज अ रिस्पॉन्स जो होता है, एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होता है ना। जब भी बच्चा सक करता है, दिमाग में जो होता है आपके जो रिफ्लेक्स जाता है, वहाँ से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, जो मदर्स के मिल्क बनाने में हेल्पफुल करती हैं, मदर्स के मिल्क इजेक्शन में हेल्पफुल करती हैं। तो आप ये सिंपल से मान के चलिए कि जब तक बेबी सक करेगा तब तक जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूस होती रहेंगी। इवन आप अर्लियर डेज में जो होता है, जो बच्चे 3 साल 4 साल के भी थे, वो भी जो होता है अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो भी मदर्स मिल्क निकलता जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि दिस इज ओनली एज सिंपल एज दैट कि अगर बेबी सक कर रहा है तो मदर को मिल्क होगा ही होगा, है ना। तो इसमें वी जस्ट हैव टू कंटिन्यूअसली मोटिवेट द मदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें उनको जो होता है फॉर्मूला फीड या टॉप मिल्क पे शिफ्ट कर देना चाहिए। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चा इतना रोता है, कई बार उनको लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, और वो फिर क्या करती है कि क्योंकि बच्चा रो रहा है तो चलो थोड़ा सा उसको एक टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये नाइट में या फिर इवनिंग में हम उनको बॉटल फीड करा देते हैं, सो दैट उसका टमी फुल हो जाए या फिर उसका रोना बंद हो जाए। वहाँ पर एक जो है ना एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस लाइक नॉर्मल हैं, या फिर वहाँ पर भी हम मोटिवेट करके या फिर इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा जल्दी हम कंफ्यूज ना हो और अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं? अच्छा देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या होता है, जब भी बच्चा रोता है तो उनको लगता है कि बच्चा भूखा है, भूखा है तो हम उनको जो होता है ब्रेस्ट फीड दे दें, या ब्रेस्ट फीड कम हो रहा है, उनको लगता है मेरे मदर का मिल्क जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स हमारे यहाँ अटेंडेंस कंप्लेन करते हैं कि मदर का मिल्क कम हो रहा है और बच्चा भूखा है, तो हमने जो होता है टॉप मिल्क दे दिया, ठीक है, और उसके बाद बच्चा सो जाता है। बट आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चे को जो दूध है वो बहुत थोड़ा चाहिए। जितना ज्यादा आप ब्रेस्ट मिल्क से लगाएंगे उतना ज्यादा जो होता है वो दूध जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली बच्चे 30 ml, 60 ml, 90 ml तक जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उस हिसाब से अमाउंट भी बढ़ता है मदर्स मिल्क का। एंड अगर बच्चों के रोने की बात करें तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों से भी रो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको शुशु आ रही है, ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है, पॉटी कर लिया, पॉटी आने वाली है, पॉटी कर लिया, उसके बाद रो सकते हैं। एंड कई बार जो होता है रैश की वजह से हो सकता है, फ्रीक्वेंट डायपर लगाने की वजह से भी रैश हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे जो होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड रहते हैं तो कॉलिक की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जिसमें कॉलिक के एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं। कई बार जो होता है उनको रिगर्जिटेशन भी होता है, प्रॉपर बर्प नहीं कराए होती है, उनकी डकार फंस जाती है, तो भी वो रो सकते हैं। तो हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है कि बच्चे को जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो होता है आप जो होता है ब्रेस्ट फीड कराएं या टॉप मतलब एक्स्ट्रा मिल्क दें। आप हर टाइम आपको ये नहीं देना। अगर आपके बच्चे का कंटिन्यूअसली वेट बढ़ रहा है, एक्टिव है, फीड अच्छे से कर रहा है, आप अपने डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, वेट मॉनिटरिंग, हाइट मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें सब चीज बेटर है, तो कोई भी जरूरत नहीं है कि आप उसको जो होता है टॉप मिल्क या फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट करें। तो आई मस्ट से
सो आई मस्ट से आज आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर न्यू पेरेंट्स को बताई है कि जैसे ही बच्चा रोने लगता है वो वरीड करने लगते हैं कि शायद बच्चा भूखा है, और वो फिर क्या करते हैं, बॉटल फीडिंग कराते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बच्चा बॉटल फीडिंग का, क्योंकि वो ईजी एक प्रोसेस होता है, वो उसका आदी हो जाता है और फिर वो ब्रेस्ट फीड पे ईजिली नहीं आ पाता। तो शायद ये भी एक कारण है कि बहुत जल्दी जो है वो ब्रेस्ट फीड जो है वो बंद हो जाता है, आई थिंक, और इसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज आपने न्यू पेरेंट्स को बताया कि आपको कैसे जो है मोटिवेटेड रहना है उस चीज़ के लिए, और वरीड नहीं करना है, क्योंकि रोने के कारण और भी कई हो सकते हैं। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ जो कि बच्चों के इम्यूनिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है। दूसरा जो कंसर्न होता है वो पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा यही होता है कि जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है हम उसकी किसी तरह से इम्यूनिटी बिल्डिंग कर सके। तो जैसे आपने भी बताया ब्रेस्ट फीडिंग जो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए, क्या इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि न्यूबॉर्न बेबी की इम्यूनिटी बिल्डिंग में हेल्प मिल सके? बेसिकली अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड ओवरऑल देखा जाए तो लेस देन 5 ईयर्स के अंदर बच्चे की इम्यूनिटी बहुत पुअर रहती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों को वो कैच कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशंस होते हैं जो गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे बच्चों को देनी चाहिए। अप टू 5 ईयर्स तक डिफरेंट एजेस पे वो वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीनेशन जरूर से कराने चाहिए। बिकॉज अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो वो वैक्सीन जो होता है दे टेक गुड केयर ऑफ योर चिल्ड्रन इन प्रिवेंटिंग द डिजीजेस। तो जैसे अभी आपने वैक्सीनेशन वर्ड यूज़ किया, तो इसी के बारे में मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे आजकल बहुत चलता है कि पेनलेस वैक्सीनेशन, उस चीज़ को लेकर भी ना कुछ सवाल होते हैं न्यू पेरेंट्स के मन में। जैसे कि कई लोग घर में जैसे बड़े लोग होते हैं तो वो पुराने उनके माइंड थॉट्स होते हैं कि भाई अगर बच्चे को बुखार नहीं आया, या फिर आजकल के कैसे वैक्सीनेशंस हैं जिनमें पेन नहीं है, तो वो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट चलता रहता है उनके दिमाग में बहुत चीज़ें। तो क्या ये पूरा जो पेनलेस वैक्सीनेशन का फंडा है ये क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, बुरा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे प्रमोट करती हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन जो भी हैं वो लगने सारे इम्पॉर्टेंट हैं। पेन और पेनलेस वैक्सीनेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। गवर्नमेंट जो होता है बेसिकली पेनलेस जो वैक्सीनेशंस हैं दे आर कॉस्टली वैक्सीनेशंस, है ना, जिसकी प्राइसेस जो होता है ज़्यादा है। एंड जो पेन वाले वैक्सीनेशंस आते हैं वो उनके प्राइसेस जो होता है कम है। एंड बट बोथ वैक्सीनेशंस आर गुड। पेनलेस वैक्सीनेशन में आप ये मान के चलिए कि उसमें जो होता है एसेलुलर पर्ट्यूसिस होता है, जिसकी वजह से फीवर आने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट सेकंड वैक्सीनेशन में बच्चे को इरिटेबिलिटी या 99 टू अप टू 100 डिग्री का फीवर आ सकता है। और आप ये पेन वाली जो वैक्सीनेशन हो तो उसमें होलसेल पर्ट्यूसिस होता है, जिसकी वजह से फीवर 2 डेज तक मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है। एंड कई बार बच्चों को थोड़ी सी बहुत ही माइन्यूट स्वेलिंग भी हो सकती है एट द इंजेक्शन साइट। बट ऐसे केसेस में अगर हम पेन वाले इंजेक्शंस लगाते हैं तो हम पेशेंट को बता देते हैं कि भाई इसको आप जो होता है 2-3 दिन तक बुखार की दवाइयाँ देते रहिए एंड वो अपने आप धीमे धीमे ठीक हो जाएगा। वैक्सीनेशन सारे इंपॉर्टेंट हैं। वैक्सीनेशन जो भी अवेलेबल वैक्सीन है वो लगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप पेन लगाइए पेनलेस लगाइए, दोनों ही वैक्सीन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो अभी डॉक्टर अर्चना ने हमें बताया कि वैक्सीनेशन जो है वो न्यूबॉर्न बेबी की इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर जैसा आपका बजट है आप जाकर अगर आपको पेनलेस वैक्सीनेशन कराना है तो वो करा सकते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर कराना है वो करा सकते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, बस वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे दूसरा जो मेरा नेक्स्ट सवाल होगा वो ये होगा कि जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कई बार, कॉमन जो कोल्ड या कफ हो जाता है जो फर्स्ट होता है, चाहे समर में बच्चे ने जन्म लिया या फिर विंटर्स में लिया, किसी भी मौसम में लिया, जो सबसे पहला कोल्ड या कफ होता है उनको, उसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि अब क्या करें, बच्चा दूध नहीं पी पाता, फीड नहीं कर पाता अच्छे से ईजिली क्योंकि उसकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में न्यू पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? कुछ अगर ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जो घर पे वो कर सकते हैं या फिर उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कभी भी आपके बच्चे को आपको लगता है कॉफ कोल्ड है, स्नीजिंग है, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को जो होता है थोड़ा सा वार्म दीजिए, है ना। एंड अगर आपका बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, खासकर न्यूबॉर्न्स की बात करें, अगर दूध पी रहा है, सुस्त नहीं है, सिर्फ जस्ट कॉफ कोल्ड है, नोज़ ब्लॉक है, तो आप अपने घर में ही स्टीम दे सकते हैं। एंड
टेम्परेचर आपको मॉनिटर करना है। टेम्परेचर अगर आपको लग रहा है इट इज़ मोर देन 100, देन यू कैन गिव पैरासिटामोल एंड यू कैन शो टू योर डॉक्टर, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मान के चलिए कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड भी करते हैं उनको ये फ्रीक्वेंट कॉफ कोल्ड वाली बीमारियां भी ना बहुत ज़्यादा ना के बराबर होती हैं, बिल्कुल भी कम होती हैं, एंड होती भी हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसाइड हो जाती हैं। जस्ट आपके हम कुछ नेजल ड्रॉप्स देते हैं, सलाइन ड्रॉप्स नाक में डालते हैं, एंड पैरासिटामोल ड्रॉप्स देते हैं, एंड एसओएस फॉलोअप के लिए बोल देते हैं कि कुछ भी चीज़ होती है या फीड नहीं कर रहा है, सुस्त है, रेस्पिरेटरी रेट उसका बढ़ रहा है, तो वो आके हमें वापस फॉलोअप में दिखा सकते हैं। एंड ऐसे बच्चों में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई भी और दवा देने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू डू अ सपोर्टिव केयर, सिंपल सर्दी जुकाम के लिए प्लेन पैरासिटामोल, सलाइन ड्रॉप्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, जब भी फीवर आए, फीवर उतर जाए, आपने देख लिया बच्चा बिल्कुल ठीक है, उस समय जो होता है जितना ज़्यादा हम उसको फीड करेंगे, उसको एडुकेट हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, तो बीमारियां भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। एंड अगर आपको जरा सा भी लग रहा है बच्चा सुस्त है, दूध नहीं पी रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, तो तुरंत जो होता है अपने डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, जैसे स्पेशली नोज ब्लॉक हो जाती है तो फिर वो फीड करने में उन्हें डिफिकल्टी होती है। जैसे अभी आपने एक ड्रॉप का नाम लिया, सलाइन नेजल सलाइन ड्रॉप्स, नेजल सलाइन ड्रॉप्स, तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? बेसिकली नेजल सलाइन ड्रॉप्स क्या होता है, जब भी ये जुकाम खांसी होती है तो बच्चे की जो नाक होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो ये जो सलाइन ड्रॉप्स होती हैं वो जो होता है नेजल जो पैसेज है उसको क्लियर करती हैं, ताकि जो होता है बच्चा अच्छे से सांस ले सके। एंड साथ साथ अगर आप स्टीम दिला रहे हैं तो स्टीम दिलाने से भी बच्चों को जो नोजल म्यूकस एंड ऑल जो भी चीज रहती है, तो बहुत जल्दी क्लियर स्टीम दिलाने का क्या तरीका है, कैसे बेसिकली एक नॉर्मल जैसे हम बड़े हैं वो एक स्टीमर से मशीन लगा के वो प्लग इन करके रखते हैं, सामने की तरफ हवा फेंकता है, तो बच्चे को भी जस्ट हमको अपने गोद में लेके बैठना है, एंड सामने की तरफ जो होता है स्टीम अगर आती है तो जो भी नेजल म्यूकस एंड ऑल है वो जल्दी मेल्ट होके निकल जाता है। अच्छा। और ये जो आपने ड्रॉप्स बताए थे, तो क्या ये कुछ इसमें मतलब दवाई की तरह होता है या क्या? नहीं, बेसिकली ये दवाई होता है बच्चों नहीं, नहीं, इसमें कोई भी दवाई नहीं होती है कायदे से। इतने छोटे बच्चों में दवाइयों, बेसिकली बच्चों को दवाइयों से हमें बिल्कुल दूर रखना है। दवाइयाँ एज एंड व्हेन नीडेड है, जब बिल्कुल जरूरत हो तभी दें। एंड प्लेन सलाइन ड्रॉप्स में जस्ट नॉर्मल सलाइन वाटर होता है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, कोई ड्रग नहीं होती, जस्ट सलाइन वाटर है, ताकि जो भी म्यूकस आपका ड्राई म्यूकस है, आपका वो जो नाक ब्लॉक है वो क्लियर हो जाए जी, और वो इजीली फीड कर पाए। यहीं पर दवाइयों से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो डॉक्टर्स कुछ सप्लीमेंट्स या सिरप्स वगैरह सजेस्ट करते हैं उनको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वो क्या होते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मदर का जो मिल्क होता है वो 100% सफिशिएंट होता है, बट मदर के मिल्क में विटामिन के एंड विटामिन डी नहीं होता है। इसी वजह से जब भी कोई बच्चा डिलीवर होता है तो विटामिन के हम उसको डिलीवरी टाइम पे ही लगा देते हैं, एंड मदर के मिल्क में विटामिन डी नहीं होता है। इस वजह से गाइडलाइंस हमें ये कहती हैं कि विटामिन डी जो होता है आपको 400 इंटरनेशनल यूनिट ये आपको थ्रू आउट द ईयर 1 ईयर तक आपको देना ही देना है ना। बाकी एज सच और कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है। एंड कई बार जो होता है 9 मंथ्स ऑनवर्ड, जैसे मैं अपने रूटीनली सारे पेशेंट्स में आयरन एंड कैल्शियम वो ऐड कर देती हूँ, बिकॉज एनीमिया ऑफ इन्फेंसी इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, तो एक आयरन एंड कैल्शियम मैं वो ऐड ऑन कर देती हूँ। अदरवाइज 6 मंथ्स तक 1 ईयर तक सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी वी हैव टू गिव। और शायद इसी वजह से कई बार क्या होता है, जब हम इन सप्लीमेंट्स को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं और नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, या फिर घर में बड़े लोगों के कहने पर कि भाई दवाइयाँ इतनी क्यों ले रहे हो, क्योंकि नॉलेज नहीं होती कई बार इन चीज़ों की कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है ये आगे जाकर बच्चों में नॉकनीज और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम बनती है। बेसिकली अभी क्या है कि जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या जो अपने एल्डरली चाइल्ड हैं, दे आर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ द साइंस एंड सिनेरियोज, तो हमें उनको यही चीज़ समझानी है कि विटामिन डी ही जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर कि आप कोई घुट्टी एंड ऑल दो, तो हमें जो होता है विटामिन डी पे देना है। बिकॉज अगर आपने विटामिन डी नहीं दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार होता है कुछ लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता है बट वो विटामिन डी लेते नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि 9 to 12 मंथ्स तक जब बच्चा बड़ा होता है या जैसे ही जो होता है चलना शुरू करता है तो उनकी जो बोन्स है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, एंड बोन की जो अलाइनमेंट्स है वो जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं।
तो इस तरह की जी। जब प्रॉब्लम, जब वो वाकई जो होता है विजुअल चेंजेस होने जी, लगते हैं जी। बोन्स में, तब वो हमारे पास आते हैं। जी। तब फिर हम विटामिन डी का करेक्शन करते हैं, तो जी। उसमें वो पेशेंट से होता है वो बिल्कुल ठीक हो और जाता है आजकल उसके बाद। बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से नॉकनीज बच्चों में आफ्टर वही जो 9 मंथ्स जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो वो बहुत विजिबल हो जाता है और बहुत पेरेंट्स इससे भी परेशान रहते हैं। तो क्या डॉक्टर, जो अगर किसी को ये परेशानी हो जाती है तो क्या ये फिर बाद में ठीक हो जाती है या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देकर, या फिर ये जो है प्रॉब्लम रहती है हमेशा के लिए? ये एक सवाल मेरे दिमाग नहीं में नहीं, ऐसा अचानक कुछ से नहीं आया। है। अगर हाँ। हमको लगता है जी। नॉकनीज हैं या विटामिन डी जैसे रिकेट्स है, जी। विटामिन डी डिफिशिएंसी के साइंस हैं, उसमें हम जो होता है टेस्ट कराते हैं, विटामिन डी लेवल्स कराते हैं, फॉस्फेट लेवल्स, एक्सरेज, ये सारी चीज़ें कराते हैं। एंड वो श्योर एंड शॉर्ट अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, अगर कॉज हमने ढूंढ लिया है, तो जैसे ही आप विटामिन डी कैल्शियम 3-4 मंथ्स का कोर्स करते हैं, धीमे धीमे चीज़ें जो होता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। ओके। तो अगर आपने विटामिन डी, अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं और न्यू बेबी आपके घर में अभी अभी आया है, तो आप प्लीज़ जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हैं विटामिन डी स्पेशली, आप उनको ज़रूर उन्हें दें और उनका ख्याल रखें और उनके जो इम्यूनिटी बिल्डिंग है और सभी चीज़ों में वो हेल्प करेगा ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल जो मेरा है आपसे वो ये रहेगा कि जैसे जो बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं कई बार। जैसे बच्चा रोता है तो उनको समझ में नहीं आता न्यू पेरेंट्स को कि बच्चा रो क्यों रहा है, कि उसको कहीं पेन है इसलिए रो रहा है, जैसे फीडिंग है, उसको भूख लगी है तो वो रो रहा है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में भी इस पॉइंट को उठाया था, तो क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं, क्या ऐसे वेज हो सकते हैं जिससे न्यू पेरेंट्स ये समझ पाएं कि अब जो हमारा बच्चा रो रहा है वो एक्चुअली फीडिंग के लिए रो रहा है, या फिर जो रो रहा है उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई दर्द है, किसी परेशानी है? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा रो रहा होता है, बस बच्चे को उठाकर हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं वरीड होकर कि देखिए डॉक्टर हमारा बच्चा रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्या कारण है हमें नहीं पता। तो ये भी एक कंसर्न रहता है कि कैसे अंदाज़ा लगाया जाए। बेसिकली वही होता है कि जैसे ही बच्चा रोता है पूरा घर परेशान हो जाता है कि आखिर बच्चे को क्या हुआ। और अगर आपका बच्चा घर में रो रहा है तो कोई भी आदमी चैन से सो नहीं सकता, बिल्कुल, है ना। तो जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि कोई वो शूशू तो नहीं किया है, पॉटी तो नहीं है, कहीं उसको डकार दिलानी चाहिए, डकार तो नहीं उसकी फंस गई है ना। अगर आपको लग रहा है फीड करा के भी आपने देख लिया, बिल्कुल भी जो होता है वो चुप नहीं हो रहा है, या फीड कराने के बाद भी अगर बच्चा चुप नहीं हो रहा है या फिर तुरंत रो रहा है जी। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो कॉलिकी एब्डोमिनल पेन, वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट होते हैं। तो ऐसे में जब भी हमारे पास पेशेंट फॉलोअप में आते हैं तो हम उनको एक ड्रॉप होती है वो कॉलिक पेन के लिए, वो हम SOS के लिए दे देते हैं कि घर पे आप सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। कई बार मदर अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बच्चे रहते हैं, मदर की भी डाइट में अगर इस तरह की चीजें उन्होंने ली हैं जिससे गैस बन सकती है, तो मदर को गैस है तो बच्चे को भी गैस बन सकती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिससे सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। तो SOS अगर कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होते हैं तो उसमें हम वो दवाइयाँ दे देते हैं, तो बच्चे तुरंत ही विद इन 10-15 मिनट्स ही बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। कई बार 2-3 दिन तक अगर बच्चे पॉटी नहीं किए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है जब बच्चे मिक्स फीडिंग पे रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को गैस बनना या कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होना वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड रखिए ताकि जो होता है बच्चे को गैस वाली प्रॉब्लम भी कम से कम हो। ओके, सो अब एंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइसेस देना चाहेंगे कि जिससे उनकी जो ये पेरेंट लाइफ जर्नी है वो एक इजी वे में जा सके। जैसे अभी आपने बहुत सारी चीज़ों के जवाब दिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी एडवाइसेस या कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि उन चीज़ों का ध्यान रखने से वो उनकी जो जर्नी है वो स्मूथली जा सके। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चा है आपको ये समझना चाहिए कि वो बच्चा जो होता है, माँ अगर डिलीवरी कराने आ रही है या बच्चा पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल या गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ है, हम लोग जस्ट उसको असिस्ट कर रहे हैं ताकि कुछ भी मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस हो उसको हम ठीक कर दें। बट उसके आगे वो ठीक करना वो कैसे रहेगा, वो आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, आप और आपके बच्चे को बिल्कुल भी डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप आते हैं सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए आते हैं
जिसमें हम रूटीन उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, कोई और कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जस्ट हम उसको चेक करते हैं और सारी वेट एंड हाइट मॉनिटरिंग करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप टाइमली आप वैक्सीनेशंस कराते रहिए। वैक्सीनेशन आप करा रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा बीमारियां हो रही हैं उससे भी एक एड ऑन प्रोटेक्शन हो जाता है। थर्ड चीज़ ये है कि आजकल जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि लोग टीवी, मोबाइल एंड ऑल वो सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको जो होता है बिल्कुल भी ना के बराबर रखना है बच्चे के लिए, बिकॉज आप ये मान के चलिए जो बच्चों का जो ब्रेन ग्रोथ होता है वो 80% जो होता है वो शुरू के 3 इयर्स में होता है। तो उसमें हम जितना आप स्क्रीन टाइम बच्चों को दिखाएंगे, बिकॉज आपने देखा होगा कि आजकल हर किसी का बच्चा जो होता है बिना फोन देके, मोबाइल देके वो खाना नहीं खा सकता। अगर वो सारी चीजें ये देख रहा है तो बच्चे की जो कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो सारी चीजें बिल्कुल रुक जाती हैं। एंड जो स्क्रीन में दिखाया जाता है वो अपने नॉर्मल रूटीन एरियाज में जो एनवायरनमेंट में हो रहा है वो उस चीज को मतलब कोरिलेट ही नहीं कर पाता। स्क्रीन में कुछ देखता है और वो लाइफ में आपके आसपास कुछ और हो रही होती हैं। तो ये बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग चीज है, जो बच्चों का ब्रेन ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। एंड आप ये मान के चलिए कि जो बीमारियां हैं आपकी, जुकाम, खांसी, निमोनिया या कोई भी बीमारियां हैं, वो दवाइयां से या ट्रीटमेंट से वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, बट आपका ब्रेन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट रुक जाएगा। इन सब चीजों को इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज वी आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम। बिकॉज जैसे जैसे ये बच्चे 1.5 साल 2 साल पहले आप ये मान के चलिए ऑटिज्म हम 4 इयर्स में डिटेक्ट करते थे, नाउ ऑटिज्म आप 1.5 साल पे भी जो होता है हम वी आर सीइंग लॉट ऑफ केसेस ऑफ ऑटिज्म एंड अटेंशन ADHD and attention deficit hyperkinetic disorders, है ना। एंड इवन जो स्पीच डिले है वो सबसे ज्यादा जो होता है आपका स्क्रीन की वजह से होता है। तो आप स्क्रीन को लिमिट करिए, क्वालिटी टाइम दीजिए बच्चों को। हर चीज जो होता है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आपके कल्चर है, वो सारी चीजें बच्चा जो होता है Day 1 से सीख रहा है। तो आप वो सारी चीजें, चाहे आपकी फैमिली लाइफ में कोई इश्यूज हैं या पॉजिटिव हैंडलिंग हो रही है, एनवायरनमेंट कैसा है, सब चीजें जो होता है बच्चा Day 1 से सीख रहा है, सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस वजह से आप बच्चे को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए ताकि वो उसमें, हमें एक एनवायरनमेंट बनाना है ताकि वो उसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो, है ना। बाकी तो जो उसको जो करना है वो सारी चीजें वो करेगा, बट एक हमारा एज अ पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। ठीक है, जैसे एक हम जो होता है एक प्लांट भी अगर लगाते हैं तो उसको एक अच्छा खाद है, पानी है, वो देते हैं, उसी तरह जो होता है हमें अपने बच्चे के लिए भी करना है। जी बिल्कुल, ठीक है। सो डॉक्टर अर्चना, मुझे ये बताइए कि जैसे 6 मंथ तक तो हमने ब्रेस्ट फीड जैसे आपने बोला वो कंटिन्यूटी के साथ हमने फॉलो किया, लेकिन 6 मंथ के बाद जब हमको फूड इंट्रोड्यूस करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, एक न्यू पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? अच्छा, बेसिकली 6 मंथ्स के बाद वाला ही जो होता है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है जी, बिकॉज अभी क्या है कि सब लोगों को इंस्टाग्राम एंड ऑल बहुत जगह से रील्स देख के लोगों को सॉल्ट, शुगर, इन सब चीज़ों का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमें अपने बच्चे को सॉल्ट नहीं देना है, शुगर नहीं देना है ना। तो लोग बिल्कुल सॉल्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, सॉल्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो बेसिकली मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जो मैं इंडिविजुअली भी हर पेशेंट को अपने बताती हूँ वीनिंग पे, बट आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको, इतने ज़्यादा पेरेंट्स को ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि देयर आर गाइडलाइंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड अगर आप ये जो गाइडलाइंस की बात करें तो जो यूके एंड CDC जो US की गाइडलाइंस है वो जो होता है वो ये कहती हैं कि हमको शुगर एंड सॉल्ट नहीं इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, बट अगर आप इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस को देखें, एंड आप ये गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, जो IAP गाइडलाइंस हैं या WHO गाइडलाइंस, वो सीधे सिंपल वे में ये कहती हैं कि हमको 6 मंथ्स के बाद वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जो हम लोकली अपने घर में होममेड या सोशली या एनवायरमेंटली बेस्ट फूड, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं, वो हमें देना है इन प्यूरी फॉर्म। एंड उसमें एक डाइट चार्ट जब आप देखोगे तो देयर इज अ ट्रायंगल जिसमें हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप जो भी चीज़ दे रहे हैं तो उसमें हमारी गाइडलाइंस सीधे सीधे ये कहती हैं कि हर बच्चे को अनाज वाली चीज़ें हमको हर चीज़ प्यूरी फॉर्म में दे सकते हैं। उसमें आप ये मान के चलिए, चाहे सीरियल्स हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है, फ्रूट्स हैं,
है ना। ऐसा नहीं है कि आप सीजनल अवेलेबल बेस्ट फ्रूट करना है, ऐसा नहीं है कि आप जो होता है फैंसी चीजों में कीवी एंड एवोकाडो में घुस जाए, है ना। अगर आपका जो सीजन का जो बेस्ट फ्रूट है उसको देना, हर चीज आपको प्यूरी फॉर्म में देना है, मिनिमम 3 to 4 टाइम्स, हाफ कप या जितना भी खा ले, वो सारी चीजें, जो भी चीज आराम से चम्मच से गिर जाए वो चीजें प्यूरी फॉर्म में हमें देनी है। एंड कोशिश करना है जो बच्चों का जो फूड है वो हमको कैलोरी डेंस करना है। कैलोरी डेंस करने में आप उसमें जो होता है बच्चों की फूड में घी ऐड करना है। घी जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस एज में उनको अपना जो उनको फैट एंड ब्रेन ग्रोथ ये सब चीजों की बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए ये घी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का वजन नहीं बढ़ता उनमें हम कहते हैं कि उनकी फूड को जो होता है उसमें घी ऐड किया जाए, गुड़ को डालना चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो बिल्कुल ही शुगर एंड सॉल्ट वाली चीजें बिल्कुल ना के बराबर कर देते हैं एंड उसके साथ साथ उसको चीज खिला रहे हैं या केक खिला रहे हैं, ठीक है। तो आप वो चीज तो बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस ना करिए। आपका बच्चा खाए चाहे ना खाए, लेकिन आपको धीमे धीमे जो भी चीज इंट्रोड्यूस करिए वो आप घर की चीजें ही करना है ना। आपको ये नहीं करना है कि आप जो होता है फॉर्मूला या जो बहुत सारे आपके कंपनी के जो आते हैं हमारे, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम वो एक बार खिला दें, 2 बार खिला दें, बट क्यों खिलाना? बिकॉज ये सारी चीजें प्रिजर्वेटिव वाली चीजें, हाँ रेडीमेड चीजें हैं, बिकॉज इसमें सारी चीजें प्रिजर्वेटिव वाली चीजें होती है, तो वो हमको नहीं देना है। YouTube पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप घर पे ही जो होता है इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप जो होता है वो अर्ली दे सकते हैं। बट आप ये मान के चलिए जो बाहर की जो गाइडलाइंस हैं उनमें सब में जो होता है ये फॉर्मूला वाली चीजें या ब्रांडेड या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते हैं, ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, बट हमारी गाइडलाइंस में ऐसा है ही नहीं। वी आर नॉट प्रमोटिंग अ सिंगल थिंग, है ना, बिकॉज हमारे यहाँ कल्चर होम बेस्ड कल्चर है, हम हर टाइम कुक करके बनाते हैं, है ना। वी ईट ओनली फ्रेशली कुक्ड फूड, है ना। तो हम घर में 3 से 4 बार कुक कर सकते हैं, और ये सारी कल्चर जो होता है बाहर नहीं है। तो अगर हम जब घर में कुक कर रहे हैं तो व्हाई वी आर नॉट गिविंग द फ्रेश थिंग्स टू आवर चिल्ड्रन, है ना। वी शुड नॉट कीप जो होता है कि हम आपको बाहर की चीजें प्रमोट करें। तो डे 1 से बच्चों को अगर आपने बाहर की चीजें नहीं दी, और आप ये मान के चलिए जो बच्चे इस तरह से नहीं खाते हैं, अगर आप उनको जंक्स दोगे भी तो वो कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे। मम्मा आपको पता है कि मैं ये नहीं खाता, जैसे मेरा बेटा बोलता है कि मैं ये नहीं खाता, तो आप मुझे क्यों देते हो, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट। तो आपको जो कल्चर है ना, जैसे ब्रेन ग्रोथ हो रहा है ना, तो आप ये मान कीजिए दिस इज अ कल्चर, ये आपका होम कल्चर है जो आपको जो होता है वो कंटिन्यू रखना, और बच्चा इसी से सीखेगा, है ना। एंड स्क्रीन टाइम अलोंग विथ फूड इज स्ट्रिक्टली कंट्राइंडिकेटेड, है ना। अगर आप बच्चा नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, खाएगा, धीमे धीमे खाना शुरू कर देगा। अगर आया है, जो भी इस धरती पे आया है वो अपना भरण पोषण कर ही लेगा। भूख लगेगी तो बच्चा जरूर खाएगा, तो हर टाइम जो होता है 2-2 घंटे पे एक कटोरी चम्मच या लेके खड़े नहीं रहना है उसके सर पे, बिकॉज बच्चा जमीन पे आया नहीं, धरती पे आया नहीं। लोगों का ये हो जाता है कंसर्न कि भाई मेरा बच्चा भूखा है ना, स्कूल गया तो नहीं खा रहा है, कॉलेज गया तो मेरा बच्चा दुबला हो गया। ऐसे नहीं है ना। लोगों को इससे नहीं मतलब है बच्चा स्कूल भी गया तो टिफिन खाना, स्कूल कैसा गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि तुमने सबसे पहले टिफिन फिनिश किया कि नहीं। तो टिफिन, अब आपको पता है कि बच्चा वैसे ही डर जाएगा स्कूल से आके कि आपने टिफिन फिनिश नहीं किया। माँ जो होता है सबसे पहले यही करेगी, सबको पता है कि वो टिफिन नहीं फिनिश किया होगा, है ना। नोबडी इज गोइंग टू फिनिश द टिफिन। तो वो उससे ना आपकी जो कम्युनिकेशन वो वहीं पे रुक जाती है ना। तो दिस इज द लास्ट थिंग टू इंटरेक्ट। और फूड को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं फिर बच्चे की, मम्मा पूछेगी टिफिन खत्म किया है नहीं किया, तो वो एक तरीके का गैप आ जाता है। ये बहुत ज्यादा गैप है। एंड आप ये मान के चलिए हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, एक तो लोग दूसरों के बच्चों से कंपेयर करने शुरू कर देते हैं। आपको वो कंपैरिजन भी नहीं करना है ना। जब आप फॉलो अप के लिए आते हैं हमारे पास पेशेंट, तो हम उनका एक हाइट वेट उनके हिसाब से मॉनिटर करते हैं। अगर वो अपने हिसाब से हमेशा ग्रोथ बढ़ रहा है तो उसमें कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे की ग्रोथ एंड हाइट वेलोसिटी वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। तो इतना ज्यादा हमें कई बार फोकस खाने पे भी नहीं करना। अगर डेफिनेटली कोई डिजीज से रिलेटेड है, कोई अंडरलाइंग डिजीज है, तो हमें जो होता है उस पर वर्कअप करना चाहिए। अगर अंडरलाइंग डिजीज नहीं है तो फिर कोई ज्यादा नहीं है, फिर वेट करना है। वी जस्ट हैव टू मॉनिटर, बच्चा बीमार ना पड़े, ताकि वो फर्दर जो वेट लॉस है वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए।
Okay? जी बिल्कुल। सो इन शॉर्ट डॉक्टर अर्चना जी ने आपको अभी आप लोगों को ये बताया है कि ये जो फैंसी गाइडलाइंस हैं कि हमें सॉल्ट नहीं देना या शुगर नहीं देना, इन सब चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए, बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आप घर पे बनाते हैं होम बेस्ड फूड, सब चीज़ों को आप इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चे के साथ, उससे उसका जो है एक अच्छा फूड के साथ एक रिश्ता बन जाता है और वो उसको समझ पाता है, उसको खा पाता है इजीली, और एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है उसका फूड के साथ। और ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए बच्चे के ऊपर फूड को लेकर, और जिससे कि ऐसा ना हो कि वो बच्चा जो है फूड से और ज़्यादा दूर हो जाए, जिसकी वजह से आपके कंसर्न्स और बढ़ जाएं। तो ये बहुत सारी बातें बताई हैं डॉक्टर अर्चना ने। प्लीज़ आप उन लोगों इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सभी के काम आएगी। सो थैंक यू डॉक्टर अर्चना फॉर दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। Thank you so much. थैंक यू।